ఓంకారం వినిపించకూడదు, కాషాయం కనిపించకూడదు. ఇది మాట కాదు, నిజాం శాసనం. సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఇటువంటి ఆర్టిస్ట్ను మనం వదలకూడదు అని చెప్పి ఇటు చేయడానికి ఇతనికి చాలా ఆశ ఆకాంక్ష అదెంతో ఉంది. జజ్బాత్ అంటారు చూసారా, అది ఉంది. राज अर्जुन जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. क्या बढ़िया किया यार कल परफॉर्मेंस आपका. मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन, परफॉर्मेंस, वाओ वाओ वाओ. बहुत दिन के बाद एक आर्टिस्ट को ऐसा देखा था मैंने. ओ क्या क्या है, कुछ स्टडी किया है क्या आपको ये वो कैरेक्टर के बारे में? हाँ, मैं जो भी कैरेक्टर करता हूँ उस पे बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. थोड़ा ट्राई करना तेलुगु में बात करने के लिए. धीरे धीरे आपको मैं अब जब मैं अगली बार इंटरव्यू दूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ काफ़ी तेलुगु में बात करूं. अभी तो सिर्फ अंदर की नमस्कारम ये सीखा हूं और बाकी ये है कि अपनी लाइंस को मैं अच्छी तरह घोट के पी जाता हूं और वो सब मैं बोल लेता हूं. ये बात सही है क्या? ये पिक्चर में आपका कैरेक्टर का जो डबिंग है आप ही बोला था? जी जी सही है. हाँ बिल्कुल सही है. अरे यार एक बार हमारे व्यूवर्स को लिए वो डायलॉग, 2-3 डायलॉग, तो एक डायलॉग नहीं 2-3 डायलॉग सुनाना पड़ेगा आपको. वो डायलॉग है ना, वो ओमकारम. ఓంకారం వినిపించకూడదు, కాషాయం కనిపించకూడదు. ఇది మాట కాదు, నిజాం శాసనం. सुपर 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 सुपर. वन मोर. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पीछे चली जाती हैं क्योंकि मैं अगली फिल्म करता हूँ तो मैं उसमें आ जाता हूँ. तो अभी जो फिल्में मैं कर रहा हूँ अब वो सब आ गई हैं इसमें. वो आ गए थे. वो आ गए तो ये डायलॉग अब पीछे छूट गए. और दूसरा एक और चीज़ है जाफर भाई कि ये एक इंटरनल सोच के साथ जो परफॉर्मेंस निकलता है ना, वो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ यहाँ पर उतनी इंटेंसिटी को छू नहीं पाऊंगा क्योंकि उस वक्त मैं उसको जी रहा होता हूँ, वो मैं होता हूँ. कासिम रिजवी था मैं वहाँ. अब मैं कासिम रिजवी अगर आपके सामने करूँगा तो मैं बनने की कोशिश करूँगा. तो इसलिए मैं जानबूझ के और डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग आपके थ्रू ये देखेंगे उनको उतनी इंटेंसिटी नहीं दिखाई देगी अभी की. नहीं मेरे को तो दिखाई दी दिखाई है. दिया? अभी दिखाई तो 10% नहीं तो 70-80% तो ये सिर्फ मेरा 20% था. जब आप सिनेमा में देखेंगे तो ये 100% है. तो मैं चाहता हूँ कि लोग वहाँ जाएं और उस एक्सपीरियंस को महसूस करें और तब वो कहें कि हाँ ये कोई बात हुई है. आप मेरे को सेकंड डायलॉग बोल रहे हैं नहीं? को याद करो ना कुछ को. आप याद दिलाइए कि कौन सा सेकंड डायलॉग आपको सुनना है तो मैं बोलता हूँ थोड़ी देर के बाद फिर से. वो निजाम के बारे में, निजाम के ऊपर ऐसा एक है ना, वो बीच में वो मिनी जलियन वाला बाग एक इंसिडेंट चला था तब वहाँ पे तेलंगाना पे. और ये बोलो ना क्या बोलते हो, बतुकम्मा का वो न्यू डांस चलने के टाइम पर आप आए थे उधर. हाँ वो क्या बोलता हूँ मैं, ईरंडी या उरंडी मतलब नाचो. नाचो ऐसा ही होता है ना. क्या मतलब होता है उसका? डांस करो. हाँ शुरू करो. हाँ वो था कि उसके फादर उसको अनुसुईया को देख नहीं पाते हैं और आँख बंद करते हैं और मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मैं जाता हूँ उनको और बोलता हूँ कि देखो, आँख खोल कर देखो, सब देखो. इस तरह चाकू लेके उसको उसका काट देते. आप ज़्यादा रिवील मत करवाओ. क्यों कि अभी बहुत लोग इस फिल्म को देखेंगे तो इससे बेटर है कि वो जाके सिनेमा में उसका एक्सपीरियंस लें और उसका मजा लें. वो कंटेंट ऐसा है ना. हाँ. अरे यार अब रियल में भी थोड़ा कुछ ऐसा ही सीरियस रहते क्या ऐसा डायलॉग लाइफ में रियल लाइफ में? हाँ मैं अगर आप कहें मैं सिंसियर आदमी हूँ. बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ, अपने आप में बहुत खुश रहता हूँ. आई थिंक इंट्रोवर्ट स्टाइल. हाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ. कम ही बात करता हूँ, तभी बात करता हूँ जब ज़रूरी होती है, अननेसेसरी बात नहीं करता हूँ. थोड़ा हाँ इस तरह से हूँ मैं. मूवी में आना कैसा हुआ? बचपन से थिएटर शुरू किया मैंने भोपाल में. कुछ 12-1 साल मैंने वहाँ पे 15 साल थिएटर किया. थिएटर में ट्रेनिंग ली. ट्रेनिंग करने के बाद मैं दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है NSD, उसमें ट्राई किया. 2-3 बार मैंने ट्राई किया. मैं वर्कशॉप क्लियर कर लेता था लेकिन वो फाइनल नहीं कर पाया मैं. तो मेरे गुरु हैं हबीब साहब, हबीब तनवीर, अब नहीं है वो. उनके साथ बहुत थिएटर करता था मैं. उन्होंने कहा कि
तुम भाई बॉम्बे के लिए बने हुए हो और तुम जाओ बॉम्बे, तुमने कर लिया थिएटर यहाँ पे, अब तुमको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बट हमें लगता है कि हम उस क्राफ्ट को जानें, उस थिएटर की ट्रेनिंग के थ्रू हम समझें कि अभिनय क्या है, बिकॉज ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट। पूरा 24 कैरेट का पूरा मिल जाएगा क्या थिएटर में हेस्टों को आपको? पूरा सॉरी पूरा हर ट्रेनिंग में मिल जाएगा वो तो पूरा? और थिएटर में जब थे ना आपको, हाँ, बस सब कुछ आ जाएगा आपको? ओनली एक्सप्रेशन से बात करना ऐसा ही है ना आपको? टेक्निकल नॉलेज तो नहीं रहता ना आपको? तो जब अच्छा, थिएटर में थे, थिएटर में, हाँ। अच्छा, थिएटर की बात नहीं, टेक्निकल नॉलेज क्यों ना लोगों ने बहुत बड़ा वो बना दिया है। नहीं, थिएटर में सब लोग एक्सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग दे रहे, हाँ ऐसा ऐसा, पर मूवी में है तो उतना नहीं रहता ना। हाँ, एक्चुअली ये जो है, जो चीज़ आप बोल रहे हो, ये तो आपका बेसिक इंस्टिंक्ट है। एक्सप्रेशन अभी भी मैं ये मानता हूँ कि उसमें लाउड करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रोजेक्ट ज़्यादा करना होता था। बट थिएटर ही एक ऐसा माध्यम है जो एक एक्टर को ट्रेंड कर देता है कि कैरेक्टर के अंदर जाएं कैसे। हर आदमी बात करता है कि कैरेक्टर में अंदर जाओ, इंटरनल जाके बात करो, साइकोलॉजी को पकड़ो। अरे भाई, पकड़ो कैसे? मजाक थोड़ी है कि एक आदमी हूँ, मैं हूँ एक आदमी, और मैं कहूँ कि अरे यार मैं दूसरा बन जाता हूँ, और मैं दूसरा बन के दिखाऊँ। कैसे बनोगे? दूसरा कैसे बनोगे आप? तो वो थिएटर आपको सिखाता है कि हाउ टू गो इनटू द कैरेक्टर ऑफ अनदर स्किन एंड ऑल, एंड देन हाउ टू इमोट दैट। तो वही कासिम रजवी के साथ हुआ। आई थिंक ज़्यादातर लोग जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो नफ़रत दे रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, या जिन्होंने वन फील किया है, वो फील ही इसलिए किया है कि मैंने यहाँ से किया और वो वहाँ तक पहुँचा, वो भी यहीं टच हुआ। सही से शायद आप भी इस तरीके से मुझे इतनी इंटीमेसी के साथ इसलिए मुझे बोल रहे हैं क्योंकि आप कल देख चुके हैं, कल ही देखा, वो आपके बॉडी में, वाइब में दिख रहा है मुझे। कल रात को पूरा आपके बारे में सोचा पूरा। जनरल कैसा आपका रिस्पांस कैसा मिला आपको? और थिएटर्स में गए बाद कुछ? नहीं, मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। रज़ाकार अभी इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब आ गया है क्योंकि ये एक ऐसा सिनेमा है जो बहुत सार्थक हो गया। इसमें जो कंटेंट है उसको बहुत ईमानदारी से वो बाहर निकल के आया है, और एक तरीके का आंदोलन, एक क्रांति छेड़ दी है इसने। मतलब आज हम जब थिएटर में जाते हैं तो हम कई ज़्यादा, मैं पहले जब प्रमोशन में गया हूँ तो आदमी अप्रिशिएट करता है, बट यहाँ अप्रिसिएशन के साथ साथ वो लोग बहुत जोश में हैं, वो बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि उन 3 घंटे में वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, वो उस पीरियड में पहुँच जाते हैं और वो लाइव उस जगह से, उस सिचुएशन से कनेक्ट कर पाते हैं। खास करके क्योंकि ये मैं हैदराबाद में हूँ और ये हैदराबाद की ही घटना है, ये हुआ है हैदराबाद में हिस्ट्री में, तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। तो इसलिए वो रिस्पांस जो है वो अद्भुत रिस्पांस है। थिएटर में लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत दुआएं दे रहे हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जगह जगह जाके। आप जैसे टैलेंटेड पर्सन टॉलीवुड का आने के लिए इतना लेट क्यों हुआ आपको? मुझे ज़िंदगी में हॉलीवुड में आने के लिए नहीं, मुझे बॉलीवुड में ही टाइम लग गया। मैं आया था 1999 में बॉम्बे। अच्छा। और मुझे 18 साल काम ही नहीं मिला। अब वो क्यों नहीं मिला मुझे पता नहीं है। मैं तो कोशिश करता रहा और मैं मिलता रहा लोगों से, मैं जाता रहा, मैं काम मांगता रहा। शुरुआत के 5-7 साल 10 साल में जगह जगह हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर ऑफिस के चक्कर लगाता रहा। कई बार क्या होता है ना, आपके सितारे जो है वो जब गर्दिश में होते हैं तो गर्दिश में ही होते हैं। जब आपकी तकदीर में वो नहीं लिखा होता है तो आप उल्टे सर पे खड़े हो जाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, वो नहीं होता। आप सितारे के ऊपर ढकल दिए, हाँ, उतना सितारे के ऊपर ढकल दिए आपको, हाँ। उतना ही जो आपके पास टैलेंट है ना, वो लोग क्यों नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करे आपको? वो तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना बॉलीवुड का, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अभी भी मुझे वहाँ से उम्मीद है, अभी भी मुझे लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ अभी भी, वो अभी और आना बाकी है वहाँ से। उल्टा यहाँ टॉलीवुड में ज़्यादा मिल रहा है मुझे काम, अभी भी मुझे वहाँ से उम्मीद है। वो क्यों नहीं मिला, देखिए क्या होता है कि जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है,
वो है बिजनेस बैकग्राउंड। मैं भोपाल से आता हूँ और मेरे पूरे खानदान में इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। या तो हम लोग जो बाहर से आते हैं उनको जीरो से शुरू करना होता है। और मेरे कोई कनेक्शन नहीं अब जो बॉलीवुड में जो लोग ढोलक बोल, मैं तो जीरो से स्टार्ट किया, मेरे को कोई गॉडफादर नहीं, सिर्फ मेरे टैलेंट के ऊपर मैं ऊपर आया, तो ऐसा बोलते रहते ना। कल मैं देखने के लिए इतना इंस्पायर हुआ, जो आपका बॉडी लैंग्वेज था आपको। थैंक यू। जो जब मैं एक पिक्चर देखा था, मैं बचपन में हुआ को आसरानी साहब का कुछ मूवी, वो जेलर का ड्रेस डाल के वो ऐसा जो गेटअप में दिखाया को, शोले हाँ शोले आसरानी साहब, जो आप भी वो गेटअप में वो आसरानी साहब से दिखे, क्योंकि ये पूरा ऐसा रख के कैरेक्टर को आप कितना समझे, कितना आउटपुट दिया बोल के आपका टैलेंट के बारे में वो ऐसा ही। हाँ, वो मैं जाता हूँ उसकी रूह में जाता हूँ, बट उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। बात दरअसल ये होती है कि आपके बेसिक नेचर पे भी ये डिपेंड करता है। अब मेरा बेसिक नेचर ही ऐसा है कि मुझे काम मांगने में शर्म आती है, मुझे झिझक होती है, मुझे पीआर करना नहीं आता है, मुझे दोस्ती बनाना नहीं आता है, मेरे पास बात करने के लिए सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप मुझे कहीं बिठा देंगे तो मैं एक बोर आदमी हूँ। आप थोड़ी देर के बाद बोर हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ पे बात नहीं करता हूँ। मेरे पास सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड है। आप सिर्फ मुझसे एक्टिंग पे बात कर सकते हैं, बाकी और किसी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए शायद मैं वो डेवलप नहीं कर पाया रिलेशनशिप, क्योंकि मैं अकेला आदमी था, भोपाल से आया हुआ, और मैं सिर्फ इक्का दुक्का लोगों को जानता था। ये बात सुनते हुए कुछ दुख लग रही है यार आपको। इतना टैलेंट बंदे को भी सोसाइटी आइडेंटिफाई करने के लिए इतना टाइम लगेगा इसमें नहीं, मैं ये इशू को कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं, बस सिर्फ जानकारी के लिए, मेरे जानकारी के लिए जान रहा हूँ, दुख पूछ रहा हूँ मैं। होता है, दुख होता है, और जो दुख आप अभी सिर्फ सुनने में फील कर रहे हो, मैंने वो पूरी जिंदगी 18 साल तक महसूस किया है। और एक मूवी देखा था आपको, लिटिल स्टार, क्या बोलते, सीक्रेट स्टार, उसमें भी क्रूएल रोल बताया, उसमें भी कमाल था, वो भी कमाल था। तो वो 2000 से 2018 का जो पीरियड है, तो 99 से 20 साल के बाद आपको अच्छी रोल पड़ा आपको। 20 साल के बाद उस पर नहीं बात करते हैं। ओके। अरे यार, आप वो मूवी में तो इतना क्रूएल देख रहे हो, लिटिल लाइफ में आप इतना इमोशन हो के। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ। बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है उसको मैं गलत नहीं ठहराता। हर आदमी बहुत बड़ा एम्बिशन लेके आया है, वो अपनी दौड़ में भाग रहा है। अब वो या तो अपनी दौड़ में भाग ले, या पास में मुझे देख ले, या किसी और को देख ले। उसके पास समय नहीं है, वो आगे जाएगा और उसको भागना है, क्योंकि सारे लोग भाग रहे हैं तो वो भी भागने लगता है। उस दौड़ में मैंने भी शुरू में भागना शुरू किया। भागते भागते मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं तो भागना आया ही नहीं था, मैं तो ठहरने आया था, मैं रुकना चाहता था। बट मैं इतना घबरा गया, मैं इतना डर गया अपने आसपास देख के कि हर आदमी काम के लिए भाग रहा है। तो हम एक चिट्ठी बनाते थे, एक कागज़ बनाते थे, और जगह जगह ऑफिस टू ऑफिस जाते थे, टिक करते थे कि इससे मैं मिल लिया, अब ये बाकी है, इससे मिल लिया, अब ये बाकी है। तो करीब ये चलता रहा कई सालों। जैसे एक दिन में आपको अगर मानो 16 नाम मिले, अब 16 में से आपने मान लीजिए 12 कंप्लीट कर लिए, बाकी 4 बचते हैं। बाकी 4 आप छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? कि काम तो इन 16 जगह पर हो रहा है। आपको ये लगता है कि अरे मैंने 12 कर लिए हैं, अगर मैं इन 4 जगह पे नहीं गया और मुझे काम वहीं से मिलना हो तो फिर उन 4 जगहों पर आप जाते हो, इसलिए आपको नींद नहीं आती है। आपको देखिए दूसरे स्ट्रगल एक साथ चलते हैं, जैसे खाना है, पीना है, रहना है, वो जब कंप्लीट भी होता है ना तो भी वो आपको सुख नहीं देता है। अगर इन चीज़ों की कमी नहीं होती है आपके पास, जैसे कि मेरे पास नहीं थी कमी, न खाने की थी, न रहने की थी, न स्ट्रगल की थी। लेकिन जब आप जिस चीज़ को आप बहुत प्यार करते हैं जीवन में, बहुत प्यार, मतलब अगर आप भगवान का दर्जा देते हैं किसी चीज़ को और वो आपको नहीं मिले, तो उस तकलीफ़ को बयां करना बड़ा मुश्किल है, कि जिससे आपको बहुत मोहब्बत है और उसके आप दूर से भी दर्शन नहीं कर पा रहे हो। मतलब मैं स्क्रीन पे आके ऐसा जादू बिखेरना चाह रहा था, और मैं 20 साल 25 साल पहले से चाह रहा था, और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। ये मौका मैंने लिया अलग अलग तरीके से, कई बार छोटे छोटे रोल करके,
बट समहाउ मुझे वो रियलाइज़ हो गया बहुत जल्दी जाफर भाई कि ये छोटे छोटे रोल करने पर लोगों की मुझ पर नज़र नहीं जा रही है। उसकी वजह यह है कि जब हम छोटे रोल करते हैं तो कई बार बहुत जनरस लोग मिलते हैं, जैसे राम गोपाल वर्मा मुझे मिले बाद में, उस पर मैं आता हूँ। पर उन छोटे छोटे रोलों में लोग ना आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं पहले, और कई बार आपके टैलेंट पर उनकी नज़र नहीं जाती है। बट मैं बिल्कुल ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि छोटे रोल नहीं करने चाहिए या छोटे रोल से नज़र नहीं जाती है, क्योंकि मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैंने कंपनी नाम की एक फिल्म में एक बहुत छोटा सा रोल 2000 रुपये में किया था, और वो रोल रामू जी ने बाद में नोटिस किया, उन्हीं की कंपनी थी वो, और उन्होंने मुझे उठा के शबरी दे दी थी मेन लीड में। तो वो भी होता है, बट समय समय की बात है। आफ्टर अ पॉइंट मैं थोड़ा थक गया था। कंपनी में तो अमिताभ जैसे लोगों के साथ स्टार के नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, उसमें अजय देवगन थे कंपनी में, और विवेक ओबराय। उसमें मैं एक छोटा सा रोल था, एक आदमी को गोली मारता हूँ, भाग जाता हूँ, बस। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था उसमें। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस छोटे रोल की वजह से रामू ने मुझे शबरी दी थी मेन लीड में। तो छोटे से भी बड़ा होता है, बट कई बार हमें लगता है कि अब मेरा जीवन निकल गया। जैसे मेरा जीवन निकल गया 15 साल मेरी ज़िंदगी के। मैं आया था 99 में, तब मैं 28 साल का था। 15 साल निकल गए। अब 15 साल के बाद फिर मुझे अब तक मैं छोटे छोटे रोल ही कर रहा था, तो मुझे लगा, हम इस उम्मीद में करते हैं ना छोटा, कि कल बड़ा होगा। तो मुझे लगा अरे भाई, इस उम्र तक अगर मैं छोटा छोटा ही कर रहा हूँ और अब तक बड़ा नहीं हुआ, तो अब बड़ा कब होगा? तो अब बड़े के इंतज़ार में मैं छोटा छोटा करके दिन दिन मरूं, तो मैं इससे अच्छा नहीं मरता हूँ। मतलब मरने से मेरा मतलब है कि आप जब सेट पे जाते हो और आपके मन का काम ही नहीं है, आपको सुकून ही नहीं मिल रहा है, आपको खुशी ही नहीं मिल रही है उस काम में, तो फिर वो करना क्यों? तो फिर मैंने तब तय किया 2013 में, मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं पहले थोड़ा बहुत जितना जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, काम मांगता हूँ, वो भी बंद करूँगा, और छोटा काम करना बिल्कुल बंद कर दूँगा। तो जो काम मेरे पास आने लगे, ऑफ़र आने लगे, 2013 के से पहले भी आते थे, बाद में भी उसी तरह के रोल आ रहे थे, तो वो मैंने मना करना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला ये पागल है। मैं थोड़ा एंजॉय करने लगा उसके 1 आध साल बाद, और मुझे पास काम नहीं था, लेकिन मैं धीरे धीरे, मैं जो था भोपाल में, मैं वापस वैसा ही बन गया और नॉर्मल हो गया, और तब से शायद चीज़ें बदली, धीरे धीरे अपने आप काम आना शुरू हुआ। और फिर आई सीक्रेट सुपरस्टार, फिर आई डियर कॉमरेड, फिर आई वॉचमैन, फिर आई तलैवी, फिर आया ये, फिर इस तरह से। और इसके बाद तो हमारे टॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं ना, आप जैसे आप लोगों की ढूंढते रहते हैं आपको। देखो आफ्टर रज़ाकर आपका लाइफ टॉलीवुड में दूसरे रकम से, जो चिंजस आपको इतना प्यार मिला, वो एक इंटरव्यू में बताए थे आपको, जितना में पूरा बॉलीवुड में मिला, उससे कई दुआ ज़्यादा मिला टॉलीवुड में बोल के। जी, किसके साथ काम करना चाह रहे हैं ज़्यादा टॉलीवुड में, आपको चांस मिला तो? कुछ डायरेक्टर बहुत सारे हैं जो बहुत प्यारे हैं, बट सिर्फ 3 नाम लेके मैं तेलुगु इंडस्ट्री के अपने उस प्यार को नहीं करना चाहता। और मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि ये ही मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि देखिए, जैसे मेरी अब एक अगली फिल्म आ रही है गम गम गणेशा, तेलुगु में। अब वो एक नया लड़का है 25 साल का, लेकिन उसने एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है। तो मैं ओपन हूँ, मैं हर किसी के साथ काम करने के लिए ओपन हूँ। सिर्फ एक ही शर्त है, मेरे रोल में कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात होनी चाहिए जिसमें मैं निभा पाऊँ और जिसमें ये जस्टिफाई कर पाऊँ कि यार मुझ में बहुत कैपेबिलिटी है, आपको एक्सप्लोर करना है बस। तो मैं हर नए पुराने सीनियर जूनियर डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। बस रोल अच्छा होना चाहिए। रोल से पहले उनकी कहानी में मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ये कहानी जब आएगी तो लोग कनेक्ट हो पाएंगे। दरअसल जब मैं बहुत छोटा था तो अपनी नानी दादी को उठा के, नींद में से उठा के कहानियां सुनता था, और यही हमारे हिंदुस्तान की प्रथा भी है। उनको कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो अगर कहानी इंगेजिंग नहीं है तो उसका पात्र इंगेजिंग नहीं हो सकता है। तो वो मैं इसके लिए ओपन हूँ कि कहानी अच्छी लाओ, कैरेक्टर अच्छा लाओ, मैं तैयार हूँ। ఒక్కసారి చూసారా రాజ్ అర్జున్ చెప్పిన మాటలు కళ్ళలో నీళ్లు కారుతుంది కదా. 1998లో బాలీవుడ్లో వచ్చి ఆయనకు సెకండ్ ఆ టేక్ ఆఫ్ గ్రాండ్గా జరగాలంటే 2018, 20 years టైం స్ట్రగుల్ చెప్తా ఉంటే ఆ సినిమా రజాకర్ సినిమాలో
ఆయన చూస్తూ ఉంటే ఒక కరుడు గట్టిన పాషాణ హృదయుడు కనిపించాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని పాస్ట్ లైఫ్ని టచ్ చేస్తూ ఉంటే మనిషి ఎమోషన్ అయిపోయాడు. आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जो जानकारी चाहिए राज जी. मैं भोपाल में पैदा हुआ. या एक बिजनेस फैमिली से हूँ मैं. मेरे पिताजी से मेरा बहुत गहरा कनेक्शन था. और हम लोग जो पले बड़े हैं वो दोस्तों की तरह पले बड़े हैं. He also belongs to any theatre? नहीं, ही वॉज अ बिजनेसमैन. वो पाकिस्तान से जब हम आए थे तो उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन उस परिवार को, अपने भाइयों को उठाने में लगाया. जब तक हम बड़े हुए, हम सेटल हुए, तब तक वो सेट कर चुके थे. तो वो स्ट्रगल की कहानियाँ उनसे मैं सुनता रहता था. वो एक दोस्त की तरह थे. मुझे ये आज़ादी थी कि मैं अपने पिता के कंधे पे हाथ डाल के घूम सकता था. वही मैंने अपनी बेटी को भी दिया है और अपने बेटे को भी वही कल्चर दिया है. हम दोस्तों की तरह ही हैं. जहाँ मुझे फर्म होना होता है मैं फर्म हो जाता हूँ, जहाँ मुझे प्यार देना होता है प्यार देता हूँ. तो मैं भोपाल से हूँ, वहीं पैदाइश हुई, वहीं पढ़ाई हुई. फिर सडनली मैंने कुछ ऐसी फिल्में देखी, अर्ध सत्य देखी मैंने, अंकुश देखी मैंने नाना पाटेकर की, और हासिल देखी. तो यहाँ से मेरा जो है सिनेमा के लिए प्यार जग गया. बड़ा खतरनाक तरीके से जगा हो, क्योंकि मैंने सिर्फ इंटेंस काम देखे. और तो मुझे लगा मुझे भी सिनेमा में ऐसा कुछ वर्थफुल इंटेंस काम करना है. अब कोई भी चीज़ जब मैं करता हूँ तो फिर मैं उसकी तैयारी करता हूँ. तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बॉम्बे ऐसा ही चला जाऊँ, और दूसरा था कि मैं रुक के जाऊँ तैयारी करके. और जब ये जोश शुरू हुआ तब मैं 18 साल का था. जब मैंने ये फिल्में देखी, नोटिस की, तो मैंने कहा चलो मैं थिएटर करना शुरू करता हूँ. और तब मैंने थिएटर किया भोपाल में, और 10-12 साल मैंने थिएटर करके. 18 साल में से 18 साल की एज. तो 18 साल में 98 बोल तो आप 82 बॉर्न है. हाँ, मैं 72 बॉर्न हूँ. 72 बॉर्न है. हाँ. ओके. तो 18 साल की एज में मैंने थिएटर करना शुरू किया. 11 साल थिएटर किया भोपाल में. फिर मैं आया बॉम्बे. आपके कुछ फैमिली मेंबर्स इसमें आए? बिल्कुल कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. मेरी बेटी है. अब मेरी बेटी है सारा अर्जुन. शायद आप जानते हो, एक तमिल फिल्म आई थी देव तिरुमगल, जिसमें वो नीला बनी थी. और दागड़ी मोटा डंडा कोरू एक फिल्म आई थी यहाँ पे तेलुगु में, और पोनियम सेल्वम 2 में थी. मेरी बेटी एक एक्ट्रेस है जो ये सीक्रेट सुपरस्टार में है, वो जो लड़की है वो ज़ायरा वसीम है. बहुत लोग ये समझते हैं कि वो मेरी बेटी है. वो नहीं है. तो वो अब सिर्फ मेरे बाद मेरी बेटी है जो एक्टिंग में है. अच्छा. हम 2 लोग हैं अभी हमारे खानदान में. कुछ ये मूवी के बाद कुछ ये 4-5 दिन में कुछ टॉलीवुड से कुछ अच्छा ऑफर्स है? पहले ही दिन आ गया था. वाह, सुपर. कौन है वो? एक फिल्म ऑफर हुई मुझे, मेन विलन में ही ऑफर हुई. बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देखिए, अगर मैंने ये किया है, रदाकार किया है, तो मुझे खुद का भी सम्मान करना होगा, मुझे प्रोड्यूसर का, मुझे डायरेक्टर का भी सम्मान करना होगा. और मेरी नज़रों में, मैं चाहे दुनिया रखे बाद में रखे, बट मेरी नज़रों में मैं अपने आप को ऊंचा रखता हूँ. और उस लेवल पे मुझे वही काम चुनना होगा जो मुझे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाए. तो इसलिए मैंने उनको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि इसमें मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा. भले ही वो मेन विलन है, बट मैं इससे बड़ा रजाकार मैं अभी कर चुका हूँ. तो मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ूँ, ना चढ़ पाऊँ अगर, तो मैं बराबर तो हो रहा हूँ, मैं नीचे नहीं आऊँगा. तो इसलिए मैंने उनसे अभी फ़िलहाल माफ़ी मांगी. मैं अभी मैं आराम से करूँगा. मुझ में सब्र है, और मुझ में इतना सब्र है कि जब सब्र खत्म हो जाता है लोगों का, तब भी मेरा सब्र रहता है. ముఖ్యంగా చూసారా అంటే దాదాపు ఇది ఈ మాట అనడానికి కూడా అతనికి చాలా లైఫ్ చూశారు కదా. 98 నుంచి ఇప్పుడు దాకా సరైన టేక్ ఆఫ్ దొరకలేదు అతనికి. ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్కి టాలీవుడ్ సంబంధించిన డైరెక్టర్లు, ప్రొడ్యూసర్లకు చిన్న మనవి ఏంటంటే ఇటువంటి ఆర్టిస్ట్ను మనం వదలకూడదు అని చెప్పి. ఇటు చేయడానికి ఇతనికి చాలా ఆశ, ఆకాంక్ష అదెంతో ఉంది. జజ్బాత్ అంటారు చూసారా, అది ఉంది. మరొకసారి మీరు రజాకర్ సినిమాలో ముఖ్యంగా ఈ పాత్ర మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే राज अर्जुन ఏం చేయగలుగుతారని మీకు ఐడియా ఉంటుంది? యా बताइए. और तो फिर थिएटर की जर्नी ख़त्म करने के बाद मैं बॉम्बे आया, और बॉम्बे में 3-4 साल मैंने टीवी के लिए ट्राई किया. 3-4 साल में मुझे टीवी का काम मिल गया. टीवी के काम मैंने करना शुरू कर दिए. वहाँ मुझे लगा कि मैं उस सीरियल में
टेलीविजन में कुछ ऐसे एपिसोडिक कुछ काम थे, तब उसमें मेन विलन मुझे मिलने लगा, जैसे कगार, कदम, हकीकत, इस तरह के एपिसोडिक में जिसमें विलन चाहिए होता था मुझे मिलने लगा और मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे। बट सडनली मुझे लगा कि मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया हूँ और मैं ना बहुत जल्दी बोर होता हूँ, बहुत जल्दी बोर होता हूँ। मैं अपने आप से भी बहुत जल्दी बोर होता हूँ, मैं एक लुक से बहुत जल्दी बोर होता हूँ, मैं अपने कपड़ों से जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो मैं वहाँ बोर हो गया और मुझे लगा कि एक लिमिटेड फॉर्मेट है, उसी में मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है, उससे ज़्यादा मैं फैल नहीं पा रहा हूँ, वन। दूसरा, एक कंफर्ट लेवल आ गया है कि मुझे एक लिमिटेड पैसा मिलने लगा है, मैं ज़्यादा उड़ नहीं पा रहा हूँ। और तब तक मुझे समझ में आ गया था कि टेलीविज़न में इतनी ही आज़ादी मिलेगी, अगर मुझे उड़ना है तो मुझे ये छोड़ना होगा वो कंफर्ट जोन। तो तब मैंने बंद कर दिया काम करना। अब बंद कर दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैंने मेरे भाई को बोला कि पैसे भेजना शुरू करो। और बॉम्बे में रहने का बड़ा अच्छा खर्चा होता है। अगर आप एक सिंपल लाइफ भी मेंटेन करना चाहो बॉम्बे में, मिनिमम तो 50,000 से 1 लाख लगता है। मैं काम किया था। ये सिंपल लाइफ है। अगर आप लेविश लाइफ जीना चाह रहे हैं तो 2-3 लाख रुपए आपका खर्चा होता है, लेकिन 50,000 से 1 लाख आपको चाहिए होता है। तो कुछ भी हो, कितना ही क्लोज हो, भाई हो, एक सवाल आता है, क्यों जब पैसा यहाँ से आ रहा है बॉम्बे से, वो तुम मना कर रहे हो और तुम घर से पैसा मंगवा रहे हो, तुम पैसा ले लो। पैसा वो भेजते थे, बट सवाल भी तो भेजते थे कि यार क्यों, तुम पागल हो क्या? तुम एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हो। सिंधी फैमिली, सिंधी लोग जाने जाते हैं पैसे को बचाने के लिए। बिजनेस कम्युनिटी है वो पैसे को बढ़ाते हैं। तो यही मेंटल लेवल है। जैसे मुझे बहुत सारा काम तब ऑफर हो रहा था और मुझे अच्छा पैसा ऑफर हो रहा था दूसरी जगहों से, किसी टीवी चैनल के लिए कुछ सीरियल, ये एक समय के बाद होने लगा था टीवी में ही, और वो मैं मना कर रहा था क्योंकि मैं अब तक समझ चुका था। तो वो सारे लोग यही कहते थे कि यार तुम कर क्या रहे हो, गलत रूट पे जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं मैं जानता था कि ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी एक मौका मिलेगा। मैं बस उस एक मौके के इंतज़ार में था। तो जैसे 2013 की मैं बात कर रहा था आपसे, 2013 ऑनवर्ड्स मैंने ये सोचा था मैं किसी से काम नहीं मांगूंगा, बट मैं काम छोड़ के, अपनी कर्म भूमि छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। न मैं बॉम्बे छोड़ के गया, न मैंने वो फील्ड छोड़ी। तो कहीं ना कहीं न मैंने वो शहर छोड़ा, न वो फील्ड छोड़ी, यानी मेरे अंदर वो फायर थी और मुझे कहीं से ये बात थी कि कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा, कभी ना कभी आएगा मेरे पास। वो जो थॉट है, आई थिंक उसी से ये चीज़ें जनरेट हुई कि मैंने मांगना तो छोड़ दिया, बट वो शायद कनेक्शन कहीं बना किसी से कि लोगों ने अपने आप वापस बुलाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद फिर अब चीज़ें बदल चुकी हैं। और नेक्स्ट ऐसे ही सक्सेस मीट में मैं आपको और एक इंटरव्यू करूंगा जी राजा जी। आप मुझे, आप मेरे ख्याल से वो सक्सेस मीट में तो आप ज़रूर करेंगे, वेलकम। अब हमारी मुलाकात, मुझे लगता है मेरी एक फिल्म आने वाली है, गम गम गणेशा, रजाकार के बाद। अब वो भी तेलुगु फिल्म है, तो शायद तब अगर आपको मेरा काम ठीक लगेगा तो शायद तब दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं एक्चुअली ये इंटरव्यू में मैं पूछ के मैं आपको बुलाया था इधर आके। अच्छा, मैं वो विलन से मिलना चाह रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। ये बीच में थोड़े तेलुगु सीख लूंगा मैं, सीख लूंगा। मैं जिद्दी आदमी हूँ। जैसे कि इस फिल्म में डबिंग की बात करें हम, तो मैंने वो जो परफॉर्म किया है, ये सब तेलुगु में ही मैंने एक्ट किया है। वो डायलॉग मैंने फ्लोर पे तेलुगु में ही बोले हैं, विदाउट प्रॉम्प्टिंग बोले हैं, इसीलिए वो इफेक्टिव भी हो पाया। और तब डायरेक्टर से मैंने ही कहा कि सर प्लीज़ इसकी डबिंग मैं करना चाहता हूँ। उनको ये बात याद थी, बट इतना भरोसा होना किसी पर बड़ा मुश्किल होता है। सही। तो उन्होंने एक मुझे बोल तो दिया था, अश्योरेंस दे दिया था कि हाँ करेंगे। मुझे लगता था शायद नहीं मान पाएंगे वो, क्योंकि मैं तेलुगु तो बोल नहीं पाता हूँ। और शायद उन्होंने शूटिंग में काम चला लिया, क्योंकि कई बार आप एक आध शब्द अगर गलत बोल भी देते हो शूटिंग में तो वो फ्लो में निकल जाता है ना। बट मुझे लगा शायद डबिंग में बहुत पर्टिकुलर होते होंगे। देखिए, फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत भी अच्छी है कि उनको मिला ही नहीं वो जो चाहिए था उनको। उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट हायर किया, उसको एडवांस दिया, वो एडवांस वेस्ट हुआ, और फाइनली उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला राज तुम करो यार, इसको तुम करो, इसके साथ तुम ही जस्टिफाई कर सकते हो।
तो मैंने उनको बोला सर मैंने ही जिया है, Yeah. मेरी ही रूह है, Yeah. और एक्चुअली मैंने एक्ट नहीं किया है जाफर, मैंने जिया है कासिम जिया, को। या। और आप जो प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, जो भी सोर्सेस अवेलेबल होते हैं या। मैं उनको खंगाल खंगाल के, खोद खोद के, ज़मीन की तह तक जा जाके मैं उसकी तैयारी करता हूँ। और वही मैंने कासिम रिजवी के साथ किया। वो गूगल पे, यूट्यूब पे, बुक्स में जितनी बुक्स मैं अरेंज कर सकता था, जितने नरेशन ले सकता था, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, कुछ लोगों से जिनको इसके बारे में मालूम था, कासिम रिजवी के बारे में, उन सबसे मिला। वो मेरी बाहर की तैयारी हुई, और फिर मेरी एक इंटरनल तैयारी होती है जो मेरा अपना मेथड है, फिर वो की मैंने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अर्जुन जी। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।